Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I'm Pooja Balkishore, Assistant Professor of Department of Biotechnology of Bharati Group of College. In today's class, we are going to study about product labeling and food safety. यानी फूड सेफ्टी में प्रोडक्ट लेबलिंग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। अब इसके की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट लेबलिंग क्या होता है, देन प्रोजेक्ट लेबलिंग के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य कह सकते हैं। उसके बाद आता है कंटेंट मेंशन इन लेबलिंग में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट लेबलिंग क्या होता है। जब हम फूड की बात करते हैं, फूड प्रोडक्ट की बात करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो यानी बेवरेज हो, तो किसी भी फूड प्रोडक्ट में सबसे ज़रूरी जो दृष्टिकोण होता है, जो महत्वपूर्ण पहलू होता है, वह होता है प्रोडक्ट लेबलिंग। यानी फूड प्रोडक्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वह होती है प्रोडक्ट लेबलिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट लेबलिंग इसलिए की जाती है ताकि जो कंज्यूमर होती है उस कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके कि वह किस तरीके से बनाया गया है, किन्होंने उसे बनाया है, उसके बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्शंस होती है वो सभी उसमें देनी होती है। तो अब हम इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट लेबलिंग होती है वो ऐसा लिखा हुआ यानी कि रिटन ऐसा मैटर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक या ग्राफिकल कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है, जिसके द्वारा उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, किस तरीके से बनाया है, क्या चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वो सारी जो डिस्क्रिप्शन होती है वह उसके पैकेज पर लिखी हुई होती है, ठीक है। जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ये ज़रूरी क्यों होती है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बहुत ज़रूरी होती है ताकि कंज्यूमर को हम यह बता सकें तो हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वह पूरी तरीके से सेफ़ है यूज़ करने के लिए, किस तरीके से यूज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोडक्ट लेबलिंग में मेंशन की होती है। इसलिए किसी भी फूड प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें लेबलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो कंज्यूमर है वह उसे उसकी सेफ्टी के बारे में जान सके, किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है इसके बारे में जान सके और किन चीज़ों से प्रोड्यूस हुआ है, और यह समझ सके कि वह फूड प्रोडक्ट पूरी तरीके से सेफ़ है और उसे वह कंज्यूम कर सकता है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबलिंग, यानी कि जो लेबलिंग होती है, प्रोडक्ट लेबलिंग होती है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला उद्देश्य होता है ब्रांड आइडेंटिफिकेशन। लेबलिंग का सबसे पहला उद्देश्य होता है ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, जिसके द्वारा यह प्रोडक्ट किसने बनाया है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, उसके जो भी उद्देश्य रहे हैं उस ब्रांड को बनाने के लिए, उस सामान को पहचानने के। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसका ब्रांड देखते हैं। जैसे कि आप लोग हनी ले रहे हैं, शहद ले रहे हैं, तो शहद के लिए आप डाबर का हनी लेते हैं, पतंजलि का हनी, तो ये एक ब्रांड होता है। उस ब्रांड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वह आपको लेबलिंग के द्वारा ही पता चलती है कि जो फूड प्रोडक्ट है वह किस ब्रांड का है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने फूड प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, ठीक है। इसलिए ब्रांड आइडेंटिफिकेशन लेबलिंग का एक उद्देश्य होता है। दूसरा आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है विवरण। जब प्रोडक्ट की लेबलिंग की जाती है तो उसमें उसके बारे में सारे विवरण यानी डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट डाले गए हैं, उसकी वैल्यू कितनी है यानी उसका प्राइस कितना है, उसमें आपकी कौन कौन सी मेथड यूज़ की गई है उसे बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, उसके बारे में जितने डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं कि कब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, बेस्ट बिफोर डेट्स, मतलब उसकी नेट वैल्यू, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में हर एक डिस्क्रिप्शन कस्टमर को पहुंचाने के लिए उस लेबलिंग में मेंशन की जाती है ताकि कंज्यूमर को पता चल सके कि उस प्रोडक्ट को कैसे बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन का अर्थ होता है प्रचार करना। लेबलिंग, किसी भी फूड प्रोडक्ट में लेबलिंग इस तरीके से की जाती है, इतने आकर्षक तरीके से की जाती है, इतने ग्राफिकल, इतने अच्छे से उसे दिखाया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार किया जा सके, उसका प्रमोशन किया जाए। क्योंकि प्रोडक्ट लेबलिंग जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, लोग उतना ही अट्रैक्ट होंगे और उसका उतना ही ज़्यादा उस पर
प्रचार मतलब उसका इफ़ेक्ट होगा और उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्ट सेल। अब हम बात करते हैं कंटेंट मेंशन एंड लेबलिंग की, यानी कि फूड प्रोडक्ट की जो लेबलिंग होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले लिखा होता है उसमें नेम ऑफ द फूड प्रोडक्ट। यहाँ पर नेम ऑफ द फूड प्रोडक्ट का मतलब होता है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। किसी भी फूड प्रोडक्ट का जो नाम होता है वह FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट के फ्रंट में उस प्रोडक्ट के जो नाम है उसको लिखा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी लेबलिंग होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स की। यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स का अर्थ होता है किसी भी फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट वहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे यूज़ की गई हैं आपके फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको मेंशन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ताकि जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो सके। क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट को नहीं लिखते हैं और उसको अपनी किसी इंग्रेडिएंट के बारे में आप नहीं लिखते और उसको यूज़ किया है आपने उस फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए और कंज्यूमर के द्वारा उसको कंज्यूम करने के बाद कोई नुकसान पहुंचता है तो वह उस प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए क्लियरली जितने भी इंग्रेडिएंट आपके फूड प्रोडक्ट को बनाने में लिए यूज़ किए गए हैं उन सभी का डिस्क्रिप्शन वहाँ पर देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन का अर्थ होता है पोषण संबंधी जानकारी। अब पोषण का अर्थ होता है यानी कि जो आपका न्यूट्रिशनल है वह किससे आता है, वह आता है न्यूट्रिएंट से। तो न्यूट्रिएंट का अर्थ होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स। तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह कितने अमाउंट में आपके फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, कितने किलो कैलोरी, कितने कैलोरी में वो प्रेजेंट है, यह बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ताकि आपके जो फूड प्रोडक्ट है उसकी जो हेल्थ वैल्यू होगी वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है या यूज़फुल है, आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ये सारी चीज़ें आपको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से ही, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन से ही पता चलता है। इसलिए न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लेबलिंग में। नेक्स्ट आता है नेम एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। नेम एंड एड्रेस से बात करते हैं तो नेम का अर्थ हो गया जिसने उस फूड प्रोडक्ट को बनाया है, यानी जिस कंपनी के द्वारा वह फूड प्रोडक्ट बनाया गया है। जैसे कि आप कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं जैसे डाबर प्राइवेट लिमिटेड, और ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ के नाम होते हैं जो लिखा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के द्वारा आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इस ब्रांड का है तो ये बहुत अच्छा होगा एंड ऑल। ठीक है, इसके अलावा उसमें मेंशन होनी चाहिए एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर। कई बार क्या होता है कई प्रोडक्ट्स एक जैसे दिखते हैं, कुछ नकली प्रोडक्ट आ जाते हैं, रियल प्रोडक्ट के अलावा भी नकली प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन अगर आप उनकी मैन्युफैक्चरर की जो जगह है वो देखें, ठीक है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर की जगह होती है वह अलग अलग होती है। मैन्युफैक्चरर की जो ओरिजिनल जगह होती है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन के द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका सही है कि नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की जगह पे जो फैक्ट्री कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सी स्ट्रीट में है, कौन से शहर में है, कौन से स्टेट में है, और उसका जो जिप लाइन कोड होता है वो सभी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई होती हैं। तो इसके द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट रियल है और कौन सा फेक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेट क्वांटिटी यानी कि शुद्ध मात्रा। यहाँ पे नेट क्वांटिटी या शुद्ध मात्रा का अर्थ होता है आपके जो प्रोडक्ट की पैकेट है उस पैकेट में कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में आपका फूड प्रोडक्ट प्रेजेंट है। यहाँ क्वांटिटी से अर्थ है जैसे कि किसी पैकेट में 200 ग्राम आपका फूड प्रोडक्ट प्रेजेंट है, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 5 kg, तो वो जो नेट वैल्यू है वो उसका अर्थ होता है कितना वज़न है, कितने ज़्यादा अमाउंट में आपका फूड प्रोडक्ट वहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो वहाँ पर नेट क्वांटिटी होती है। ये जो नेट क्वांटिटी होती है यह भी FSSAI के जो दिशा निर्देश है उसी के द्वारा ही लिखा जाता है, यानी कि उसमें बताया रहता है कि आपको उसमें mg में, ग्राम में या फिर किलोग्राम में किस तरीके से उसे मेंशन करना होता है, ताकि कस्टमर को उसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड बेस्ट बिफोर एंड यूज बाय डेट,
यहाँ पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर का अर्थ होता है कि जो फूड प्रोडक्ट है वह किस डेट में तैयार किया गया है। आप हमेशा देखिएगा जब भी आप फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो आप सबसे पहले उसकी डेट चेक करते हैं कि यह 17/7/2020 को बना है, 17/8/2020 को बना, किस डेट पे वह फूड प्रोडक्ट बना हुआ है। इसके अलावा उसमें दिया गया है यूज़ बाय डेट या फिर बेस्ट बिफोर, यानी इतने मंथ में यूज़ कर लेना है, मैन्युफैक्चर डेट के 12 महीनों के अंदर आपको यूज़ करना है, या फिर आपको बोल दिया कि 18/8/2020 से पहले यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर इम्पोर्ट। कई फूड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अदर कंट्री से भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी अदर कंट्री में उनका मैन्युफैक्चर होता है और वह दूसरे कंट्री में भेजे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अगर आपका फूड प्रोडक्ट एक देश दूसरे देश भेजा जाता है तो जिस कंट्री में उसका ओरिजिन हुआ, जिस कंट्री में वह बनाया गया है, उसके नाम भी वहाँ पर मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड इन लंदन, पेरिस, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर उस कंट्री का नाम वहाँ पर मेंशन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है कोड नंबर, लॉट नंबर या फिर बैच नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोड नंबर, बैच नंबर, ये सब जो चीज़ें होती हैं, एक निशान होता है या बारकोड होता है जिसमें यह बताया गया होता है कि ये जो फूड प्रोडक्ट है यह इस लॉट में पैदा हुआ है, इस बैच में इसका प्रोडक्शन हुआ है, इस नंबर पे प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि इस दिन में ये इस बैच में पैदा हुआ है, इस बैच में यह बनाया गया है। इससे जो रिटेलर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर, इन सभी को फ़ायदा होता है। फ़ायदा इस तरीके से होता है, मान लो अगर वो फूड प्रोडक्ट किसी तरीके से कंटामिनेट हो जा रहा है या ख़राब हो गया है, ठीक है, और कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो तुरंत उसको उस फूड प्रोडक्ट को रिकॉल किया जा सकता है उस कोड नंबर के द्वारा, और उसके साथ प्रोड्यूस किए गए और जितने भी प्रोडक्ट होंगे उन सभी को उस लॉट नंबर और बैच नंबर के द्वारा आइडेंटिफाई करके उन्हें वापस रिकॉल किया जा सकता है, वापस उसे फैक्ट्री में लाया जा सकता है ताकि उससे दूसरे कस्टमर्स को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। इसलिए यह कोड नंबर, लॉट नंबर और बैच नंबर कोड के फॉर्म में, बारकोड के फॉर्म में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द फूड एडिटिव्स। यहाँ पर जो एडिटिव्स होते हैं, एडिटिव्स का अर्थ होता है ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जो फूड का जो टेस्ट है उसको इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए फूड में मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो एडिटिव है ये कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद वह फूड प्रोडक्ट को नुकसान कर सकते हैं, तो एक लिमिटेड टाइम तक रहते हैं, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हेल्थ इश्यूज़ के कारण जैसे कि शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलाया हुआ रहता है, तो वह जो इन्फॉर्मेशन है कि कितने अमाउंट में शुगर, सॉल्ट या जितने भी एडिटिव्स अलग अलग होते हैं वो सब मिलाए गए हैं, उन सब की भी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हेल्थ पर्पज़ से कई लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है तो कई लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इसलिए इस चीज़ को भी डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इसमें अलग कि कौन फूड में क्या क्या एडिटिव्स मिलाए गए हैं, जैसे कि कुछ कलर्स मिलाए गए हैं या स्वीटनेस ज़्यादा है, किस टाइप की चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। जब आप अपना फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तब आप लोगों ने देखा होगा डॉट्स के फॉर्म में वहाँ पर एक डॉट के फॉर्म में वहाँ पे एक निशान होता है जो कि ग्रीन, ब्राउन या रेड कलर का होता है। तो ये जो डॉट्स होते हैं यही डिक्लेयर करते हैं कि आपको जो फूड प्रोडक्ट बनाया गया है वह वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। अगर वह ग्रीन कलर का होता है दैट मीन्स आपके जो फूड प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, उसके बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वह सभी वेज होते हैं। उसके बाद अगर ब्राउन कलर होता है तो दैट मीन्स कि उसमें कुछ अमाउंट में एग यूज़ किया गया है ताकि वह फूड प्रोडक्ट को बनाया जा सके, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी फूड प्रोडक्ट में आपको रेड दिखता है दैट मीन्स आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि उस फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए नॉनवेज यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन का डिक्लेरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई
जो कंज्यूमर होते हैं वो प्योर वेजिटेरियन हो सकते हैं या नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, तो उन्हें इस बारे में फूड प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़। ठीक है, तो कई तरीके के फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से बनाना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी प्रोडक्ट लेबलिंग में ये चीज़ मेंशन की होती है कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बनाया जाए। जैसे कि आप लोग बनाते हैं, मैगी बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, तो ऐसे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें लिखा हुआ होता है कि आपको इतने अमाउंट में वाटर लेना है, इतने मिनट तक उसको बॉईल करना है, इतने मिनट में उसको मिलाना है। तो इस तरीके से आपका फूड प्रोडक्ट वहाँ पे तैयार होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिलती है। इस तरीके से फूड प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से उसे बनाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है लेबलिंग में। नेक्स्ट आता है एलर्जन इन्फॉर्मेशन। कई ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग तरीके के फूड प्रोडक्ट्स से एलर्जी होती है। जैसे कि मान लो आप चॉकलेट ले रहे हैं, अगर उसमें पीनट मिला हुआ है, 14 टाइप के ऐसे एलर्जेंस होते हैं, एलर्जन फूड प्रोडक्ट होते हैं जिनसे लोगों को कॉमनली एलर्जी होती है। जैसे कि मान लो फूड, कोई चॉकलेट है उसमें पीनट्स मिला हुआ और किसी पर्सन को पीनट से एलर्जी है, तो अगर उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि इसमें पीनट मिला हुआ है तो वह पर्सन उसको कंज्यूम नहीं करेगा। इसलिए भी एलर्जन इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस प्रकार फूड की जो लेबलिंग होती है वह बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है कंज्यूमर के लिए।